ओके फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन चैप्टर के एक्सरसाइज पर डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप अपने प्रॉब्लम मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप जानते हैं इस समय स्कूल कॉलेज नहीं ओपन हो रहे हैं कोरोना पैंडमिक की वजह से, तो हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं और डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं सामने बैठकर। इसी वजह से ये सारे वीडियोज मैं बना रहा हूँ ताकि आपके एक्सरसाइज का वर्क भी कंप्लीट होता रहे साथ में। तो ये एक्सरसाइज ऑफ ग्रेविटेशन पे डिस्कस होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए, मैंने बताया था न्यूमेरिकल वाले वीडियो में। चलिए देखते हैं, डिस्टेंस को अगर हाफ कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स पे। यानी r की जगह r/2 ले लेंगे। तो पहले तो फार्मूला क्या है, F = G(m1m2/r²). डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया हाफ, यानी r' r/2। तो दूसरा हमारा नया फार्मूला क्या बना, F' भाई r की वैल्यू बदलेगी तो F भी तो बदल जाएगा। तो F' G(m1m2/r²। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं r' की जगह r/2। कैलकुलेट करेंगे 4Gm1m2/r² आया। और Gm1m2/r² को हम कैपिटल F भी लिख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 4F। यानी अगर आप जो है डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स 4 टाइम बढ़ जाएगा। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिकम्स 4 टाइम्स देन द ओरिजिनल वैल्यू। तो देखिए क्या फ़र्क पड़ता है, मास कम ज़्यादा करेंगे तो भी और रेडियस कम ज़्यादा करेंगे तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेज। जैसा मास होगा उसके अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, ये हमको पता ही है। वाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइट ऑब्जेक्ट। जब अलग अलग ऑब्जेक्ट के मास के अनुसार ग्रेविटेशनल फोर्स करता है तो भारी वाला ऑब्जेक्ट तेजी से क्यों नहीं गिरता है। ईच ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ विद द एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज कांस्टेंट। देखिए चेंज इन वेलोसिटी जो होता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट भारी या हल्की गिराई जाए तो उनमें जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा और उसके कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, वो कांस्टेंट होता है एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के मास पर वो डिपेंड नहीं करता। सो हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन द लाइट ऑब्जेक्ट। इस फार्मूले से भी देखिए क्लियर है, इसमें ऑब्जेक्ट का मास कहीं है ही नहीं। तो यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। इसीलिए ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा हो या कम हो, सब सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से नीचे की ओर गिरते हैं, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एक 1 kg ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स सरफेस। एक ऑब्जेक्ट 1 kg का है और उसके और अर्थ के बीच कितना ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, बताइए। तो आपको पता है कि जो अर्थ का टोटल मास सेंटर पे कंसीडर्ड माना जाता है, तो ऑब्जेक्ट और अर्थ के मास के बीच की दूरी कितनी होगी, अर्थ के रेडियस के बराबर। तो वैल्यू रख देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट G F = G(M)(r²). तो वेयर G सारी वैल्यू दी हुई है, पुटअप कर दिए, वैल्यू कैलकुलेट किए तो आया 9.8 न्यूटन। इतना ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है 1 kg ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच। ओके, तो नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद ए फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर
आर द सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। वाई, मतलब अर्थ और मून के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो इक्वल लग रहा है कि अलग अलग लग रहा है? क्योंकि भाई मून का मास कम है, अर्थ का मास ज़्यादा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच ए बॉडी ए अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी बी इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच ए बॉडी बी अट्रैक्ट्स द बॉडी ए। जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस डायरेक्शन अलग अलग होती है। Thus the magnitude of force with which the earth attracts the moon is equal to the magnitude of force with which the moon attracts the earth। दोनों के द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि भाई उनके बीच की दूरी तो सेम ही है। और फिर वैल्यू हम रखेंगे अर्थ का मास, मून का मास, कैपिटल जी की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, कैपिटल आर की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, तो फिर कहाँ से उनके उसमें चेंज आएगा? ठीक है, तो ध्यान रखिए इक्वल फोर्स लगेगा दोनों के बीच। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ छिप रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड्स द मून। अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है तो अर्थ मून की तरफ क्यों नहीं जाता? तो आंसर है, द अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स द मून इन स्पाइट ऑफ द अट्रैक्शन बाय मून बिकॉज द फोर्स विद विच मून अट्रैक्ट्स द अर्थ इज सेम बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून, सो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम बिकम्स जीरो। भाई मून जिस फोर्स से अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है उसी फोर्स से अर्थ भी तो मून को खींच रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो नेट फोर्स हुआ वो हो जाता है जीरो। ठीक है, इसी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट किसी की तरफ नहीं बढ़ता, अर्थ जो है मून की तरफ नहीं बढ़ता। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस टू द मून फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल। अब वही देखिए आ गया, अलग अलग कंडीशन दे दिया गया कि मास अगर डबल कर दें, डिस्टेंस जो है डबल और ट्रिपल कर दें, मास जो है दोनों का डबल कर दें, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये अलग अलग वैल्यू पुटअप करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मास को जब आप डबल करते हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लगने वाला फोर्स भी डबल हो गया। आप जब डिस्टेंस को डबल करते हो तो अब डबल यहाँ की ये 2, तो ये 4 टाइम्स घट गया फोर्स। ट्रिपल करेंगे तो 9 टाइम्स फोर्स घट जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिए तो 2 2 जा 4, यानी 4 टाइम्स फोर्स बढ़ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराने का या बताने का मकसद यही है कि आप अपनी कॉपी पर ये कंप्लीट करते चले, अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते चलें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन 7, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंस है। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड प्लैनेट। जितने भी प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही घूम रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कारण ही हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। टाइड्स इन ओशंस आर फॉर्म ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मून एंड वाटर इन ओशन। Artificial satellites revolve around the earth due to gravitational force of earth. The atmosphere of the earth is attached with it due to the gravitational force of earth. We can stand on the surface of earth due to the gravitational force of earth. और भी बहुत से इम्पोर्टेंस है, ये कुछ पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। बताया जा चुका है इसे, फिर से एक बार आंसर के रूप में लिख लीजिए। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड द अर्थ
It is also called acceleration due to gravity. Its value of on earth surface is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे भाई फ्री फॉल क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की तरफ गिरता है तो उस फॉलिंग को हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल। ठीक है, और फ्री फॉल के दौरान जो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसे ही तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल कहेंगे। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट्स वैल्यू ऑन अर्थ सरफेस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, लेकिन अर्थ का शेप चूंकि एक जैसा नहीं है हर जगह, तो पोल्स और इक्वेटर्स पे इसकी वैल्यू में थोड़ा वेरी करता है इसका वैल्यू। नेक्स्ट है, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। तो मैंने बताया था ऐसे तो दो ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स ही कहते हैं, लेकिन यदि इन दो ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ है तब उनके बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट है, अमित बाय few grams of gold at the poles as per the instruction of one of his friend। अमित के किसी फ्रेंड ने उससे कहा कि यार जो है पोल्स पर वो रहता है, पोल्स के जो कंट्री हो वहाँ रहता है, काम करता है, तो उसने कहा कि वहाँ से मेरे लिए कुछ ग्राम का एक गोल्ड का कोई चीज़ ले लो। ही हैंड ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर। जब उसका फ्रेंड अपने घर वापस आया जहाँ कि उसका घर इक्वेटर्स पे था। ठीक है, अब आपके एसएसटी वाले टीचर ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि पोल्स पर कौन कौन सी कंट्री है और इक्वेटर्स पे। तो वो जब अपने घर वापस आया इक्वेटर पे था, तो ही विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बट इफ नॉट वाई। तो क्या उसका फ्रेंड जब वो गोल्ड देगा अमित उसको, तो वो उससे सहमत रहेगा कि नहीं, और नहीं तो क्यों? द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। देखिए जी की वैल्यू जो है पोल्स पर इक्वेटर की तुलना में ज़्यादा होती है। तो जब अमित ने बाई किया होगा गोल्ड वहाँ पोल्स पर, तो उसका वेट ज़्यादा बताया होगा। देखिए, द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल देन द इक्वेटर। इक्वेटर की तुलना में ज़्यादा है जी की वैल्यू पोल्स पर, तो वहाँ तो गोल्ड का वेट ज़्यादा बताया होगा, उस हिसाब से पैसा दिया होगा। सो द वेट ऑफ गोल्ड एट द इक्वेटर विल बी लेस दैन द वेट ऑफ गोल्ड एट द पोल। अब इक्वेटर पे आया तो जी की वैल्यू घट गई, अब उसका वेट भी घट गया। अब उसने पैसा दिया था ज़्यादा वेट से पोल पर, और यहाँ आया इक्वेटर पे तो उसको दिया तो वेट कम हो गया। तो अब भाई अमित का फ्रेंड कहेगा नहीं यार तुम मुझसे ज़्यादा पैसा ले रहे हो। So Amit's friend will find the weight of the gold less than the weight told by Amit। अमित ने जितना वेट बताया था अब इक्वेटर पे गोल्ड का वेट उससे कम हो जाएगा, तो वो सहमत नहीं रहेगा। कारण क्या है आपको बता दिया गया, क्योंकि पोल्स पर जी की वैल्यू इक्वेटर की तुलना में ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर वेट गोल्ड का ज़्यादा रहा होगा, अमित ने उस हिसाब से पैसा दिया होगा। और जब इक्वेटर पे अमित आया अपने फ्रेंड के पास तो जी की वैल्यू कम हो गई, जी की वैल्यू कम होने से वेट भी कम हो गया। मैंने अभी बताया था आपको कि जी की वैल्यू घटती बढ़ती रहती है पोल्स और इक्वेटर्स, मतलब इन दो स्थानों पर केवल। अगला है, वाई विल ए शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट ए क्रम्प्ड इनटू ए बॉल, क्रम्पल्ड इनटू ए बॉल। कह रहा है कि अगर एक पेपर का टुकड़ा सीट ले लें, सादा पेपर सीट ले लें और उसको ले लें और एक उतना ही बड़ा एक और पेपर लेके उसको क्रम्पल्ड कर दें, मोड़ दें, मरोड़ दें। व्हेन वी विल फॉल बोथ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए हाइट, द क्रम्बल्ड बॉल विल रीच फर्स्ट एंड द सीट विल टेक टाइम टू रीच एट द ग्राउंड। वाई? तो द sheet of paper falls lower than one that is crumpled into a ball because in first case the area of sheet is more, so it experience large opposing force due to air। एयर का फ्रिक्शन वो ज़्यादा फील करेगा
जब उसका एरिया ज़्यादा होगा तो। while the seat crumpled into a ball experience less opposing force due to small area। लेकिन जो क्रम्पल्ड बॉल फॉर्म में है पेपर का टुकड़ा, उस पर उसका एरिया कम, एरिया कांटेक्ट में आएगा एयर के, कम फ्रिक्शन काम करेगा, तो वो जल्दी गिर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है gravitational force on the surface of the moon is only 1/6 as strong as gravitational force on the earth। What is the weight in Newton of 10 kg of a 10 kg object on the moon and on the earth। अगर 10 kg ऑब्जेक्ट है, उसका मून पर और अर्थ पर वेट कैलकुलेट करना है, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 10 kg, तो वेट ऑन द अर्थ W इज इक्वल टू m इंटू जी जी, तो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, रख दिए, 98 न्यूटन है। और वेट ऑन द मून भाई अर्थ पर जितना वेट होता है उसका 1/6, तो इसीलिए 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द ऑन द अर्थ, वैल्यू पुटअप कर दिए, आ गया 16.33 न्यूटन। यानी वहाँ पर केवल इतना ही वेट होगा और अर्थ पर इतना ज़्यादा। तो आप लोग ये जो एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, यू शुड राइट इट इन योर कॉपी एंड लर्न इट, ओके, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक 13 क्वेश्चन भी है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से कोई बॉल ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। इनिशियल वेलोसिटी दिया है 49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और तो फाइनल वेलोसिटी तो सही है, 0 कर दिए, ठीक। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेज। इस वेलोसिटी से मैक्सिमम हाइट कितना, तो h निकालना है। तो h इज इक्वल टू, हम जान रहे हैं फार्मूला, ये फार्मूला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। वैल्यू पुटअप कर दीजिए। वैल्यू पुटअप करने के बाद हम पाएंगे h की वैल्यू 122.5 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड 122.5, तो आएगा 122.5 मीटर। और द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो सबसे पहले तो ऊपर जाने का टाइम निकाल लेते हैं। टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ अपवर्ड मोशन v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, टी की वैल्यू यहाँ से निकल गई 5 सेकेंड। इन द मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी द टाइम ऑफ डिसेंट इज सेम एज द टाइम ऑफ एसेंट। जाने में जितना टाइम लगेगा आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। सो टाइम टेकन बाय द बॉल टू फॉल फ्रॉम मैक्सिमम हाइट 5 सेकेंड, तो टोटल टाइम जो होगा 5 + 5 यानी 10 सेकेंड होगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो न्यूमेरिकल में मैंने बताया वो भी देखिए, इसको भी देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।